प्रॉब्लम, ब्लाइंड सर्च हमने देखी थी। आज हमने जो टॉपिक देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है लोकल सर्च। अभी हम सीएसपी प्रॉब्लम के साथ ही हाँ लोकल सर्च का देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट। लोकल सर्च का सबसे पहला एक एल्गोरिदम है जो कि सीएसपी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अब इसके अंदर हमारे पास फ़र्क क्या चीज़ आ रही है कि हमने पहले सीएसपी में देखा था तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम में तो हम एक वक्त में एक असाइनमेंट वो यूज़ कर रहे थे और लूप के अंदर करते हुए फाइनल गोल पे जब पहुंचते थे तब हम ये कहते थे कि जब सारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है तब हमारा काम फिनिश हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं। इस डिफरेंट अप्रोच में क्या है कि हमने असाइनमेंट सारी जो है वो एक वक्त में ही अप्लाई कर देनी है, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहला काम कि अब हमने एक और चीज़ जो है वो बकेट को इस्तेमाल नहीं किया ओरिजिनल ब्लाइंड सर्च या इनफॉर्म सर्च की तरह। विदाउट ब्लाइंड सर्च हमने बस एक दफ़ा अप्लाई आउट किया तमाम ऑपरेशन। अब चाहे वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है, अगला काम हम जो है उसके बाद परफॉर्म करने जा रहे हैं कि हमने वन बाय वन उनमें से जिन पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, जिन पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आ रही थी, हमने उनको रिमूव करना शुरू किया है, उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जब वो पोजीशन इंप्रूव होती हैं तो हमारे पास क्या असर हो रहा है कि रिजल्ट जो है वो तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। दोबारा देखें क्या हमने कहा कि वेरिएबल सिलेक्शन जो है सबसे पहले रैंडमली सिलेक्ट हम कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने किसी भी एक पॉइंट के तहत वैल्यू जो पिक करनी है वो सिलेक्ट करनी है जिस पे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हासिल हो सके। अब मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट फोर क्वींस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या था कि अगर हम इस पे देखें तो हमारे पास कितने पेयर्स जो हैं एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है, 5 एक टाइम पे अटैक किए हुए हैं, इस पॉइंट पे 2 हैं और इस पॉइंट पे कोई भी अटैक नहीं है। तो हमने सिर्फ ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट में एक पॉइंट आया था जिस पे वैल्यूज़ जो हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के साथ थी, तो उनको उसकी मूवमेंट में जो सबसे मिनिमम कंस्ट्रेंट हासिल हो उसके साथ रिप्लेस कर दें, चाहे बेशक ज़ीरो ना हो, कोई और मौजूद हो। तो हमने ये काम उस वक्त तक परफॉर्म करना है जब तक हम मिनिमम कंस्ट्रेंट तक पहुंच ना जाए। एग्जांपल इसकी अगर आप देखें तो आवाज़ शायद आपको आए, नहीं तो मैं फिर बाद में रिपीट करूँगा। हाँ जी, आप लोगों को इस वीडियो की आवाज़ आई थी या नहीं आई थी, ये बता दीजिएगा मुझे। नहीं आ रही थी सर। आवाज आवाज नहीं आई सर। आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, इसमें हो ये रहा था कि स्टार्ट में ही एक ही दफ़ा सारों को एक रैंडम असाइनमेंट प्रोवाइड कर दी गई। फिर इनमें से कोई एक पॉइंट खुद पिक किया, उस पर चेक किया कि हमारे पास कितनी असाइनमेंट या कंस्ट्रेंट अवेलेबल थी। हमने कोशिश करना था कि उनमें से देखें किसको चेंज करें तो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की तादाद कम से कम हो जाए। हमने एक चेंज किया, कुछ चेंज हुआ, 100% ठीक नहीं हुआ, फिर कोई और वेरिएबल चेंज किया, उससे इफेक्ट चेंज हुआ। ये काम हमने काफ़ी देर तक किया तो हमारा रिजल्ट ओवरऑल ठीक होना शुरू हो गया और इवेंचुअली
ये रिज़ल्ट ठीक हो गया। ये रिज़ल्ट बहुत फास्ट हुआ एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले CSP के मेथडोलॉजीज़ किए थे, जिसमें वो सारा टाइम मूव कर रहा था और फिर फाइंड आउट कर रहा था। तो इस मेथड में हमारे पास क्या हुआ, हमने पहले एक दफ़ा फुल असाइनमेंट करने के बाद रैंडमली उनको चेंज करना शुरू किया टुवर्ड्स फ्रॉम मैक्सिमम कंस्ट्रेंट टू मिनिमम कंस्ट्रेंट। क्वीन प्रॉब्लम के अंदर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें नज़र आता है। इसको हम देखते हैं क्वीन प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये 5 क्वींस हैं। अब एक किसी को सेलेक्ट किया, अब देखें अब यहाँ पे क्या होगा। अब ये देखिए, इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर इसने ये रैंडम सेलेक्ट किया इस सारे में से सारे, क्योंकि अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4, तो सारे जो थे इस पॉइंट के ऊपर 4 कंस्ट्रेंट आई हुई थी। इसको सेलेक्ट किया है और इसके हमने देखा था अगर इसको यहाँ मूव करें तो हमारे पास 2 पेयर्स जो हैं वो कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू 2 बन जाएगी। इस पॉइंट पे मूव करें तो सिर्फ इस डायगोनल के अंदर एक कन्फ्लिक्ट आएगा, इधर मूव करें तो एक डायगोनल के साथ जो है कंस्ट्रेंट आएगा, और इस पॉइंट पर मूव करते हैं तो हमारे पास किसी के साथ अभी कंफ्लिक्ट नहीं है, तो हम इसको मूव करके हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने इसको मूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास अब ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये क्वींस मौजूद हैं। अब देखें ये सारी इनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो तादाद एक कम हो गई, अब ये तादाद जो है 3 के साथ रहेगी। अब नेक्स्ट जो करना है वो इनमें से एक और रैंडमली सेलेक्ट आउट कर लिया और फिर उसके अगेंस्ट हमने चेक किया। फॉर एग्जांपल ये रैंडम सेलेक्ट हुआ, तो अब हम मूव करते हैं तो देखें हमारे पास 0 कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट्स हैं इन दो के साथ, यहाँ पे इसके साथ एक कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे इस डायगोनल में कंस्ट्रेंट आ रहा है और यहाँ इस कॉलम के अंदर कंस्ट्रेंट आ रहा है। लेकिन इसमें मिनिमम में 3 में से किसी एक पे मूव कर दिया, इस पॉइंट पर मूव आउट हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक और सेलेक्ट कर लिया, तो हमने दोबारा देखें तो इसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास जो पॉइंट बन रहे हैं, इस पॉइंट पे 2 बनते हैं, एक ये कॉलम में और एक डायगोनल में। इस पॉइंट पे फिर 2 बन रहे हैं, एक जो है इसके साथ इस डायगोनल में और एक नीचे कॉलम के साथ। इधर 1 बनता है, 1 किसके साथ बन रहा है, इस पॉइंट के साथ इधर कोई मौजूद है, इस डायगोनल में बन रहा है। ये एक पॉइंट है जिस पर कोई इसके साथ क्लैश नहीं कर रहा। यहाँ कंस्ट्रेंट जो है वो सबसे 0 हो गई, तो 0 मिल जाए तो हमने फ़ौरन उधर मूव करना है। सेम प्रोसीजर हमने अगले 2 के लिए करना है। इसको सेलेक्ट किया, अब इसमें भी 0 मौजूद नहीं है, लेकिन मिनिमम हमारे पास इधर मौजूद है एक, तो हमने यहाँ पे इसको मूव कर दिया। अब इधर मूव करते ही हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास 0 हो गया। अब फिर हमने सेलेक्ट करना है इनमें से, जहाँ अभी भी हमारे पास कंस्ट्रेंट मौजूद है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे हम। इसको सेलेक्ट किया था, अब हमने देखा कि इसमें कौन सी जगह के ऊपर हमारे पास सबसे मिनिमम कंस्ट्रेंट आ रही है, तो हमें जगह मिल गई, हमें ये पोजीशन मिल गई और ये मूव हो गया।
और ये क्वीन का प्रॉब्लम जो है वो हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। क्या किया, स्टार्ट में सारे रैंडमली असाइन किए, तो यकीनी बात यही है कि बहुत बुरी असाइनमेंट होगी, लेकिन हमने एक ही वक्त में सारे के सारे असाइन किए। फिर हमने उनमें से रैंडमली पिक करते गए और उनकी पोजीशंस जो हैं उनको मिनिमम कंस्ट्रेंट की तरफ मूव कराते गए। एक एक करके हम करवाते गए, एक मूव हुआ, फिर दूसरा मूव हुआ, और हमारे पास तेजी के साथ ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि क्या हुआ इस आइटरेटिव यस सर, इम्प्रूवमेंट के अंदर? यस 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 सर। सर ये अभी जो सर। लास्ट स्टेप में जो हमारे पास दो एक ही लाइन में आ गए थे, हमें उस टाइम कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा पिक करना है? हम जब रैंडमली बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन सर अगर इसमें हम नीचे वाले बार बार पिक करते रहे, उसमें हम मिनिमम कांस्टेंट उठाते रहे, तो फिर तो हमारे पास ये लूप में चला जाएगा। ये लूप में जाता है, इसका प्रॉब्लम यही है कि ये लूप में जाता है, लेकिन अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये फिर भी एज कम्पेयर टू जो दूसरा मेथोडोलॉजी से उनसे ज़्यादा आसानी से रिजल्ट निकाल देगा। अब ये लूप इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ये लास्ट के अंदर आ रहा था, आपने ये बात की, ये वाला मिड इसकी वाला जगह, बार बार हाँ, उठाए। इसकी जगह हम ये उठा लेते, तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आती, यहाँ पे कितने थी, दो वैल्यूज थी, ठीक है, यहाँ वैल्यू दो है, यहाँ वैल्यू क्या बनती, यहाँ एक, इसके दो दो, दो, बनती, एक एक डायगोनल और एक ये कॉलम बनता। इस दो, पॉइंट पे भी दो बन रहा था, दो, इस इधर पॉइंट पे एक, कितना, इधर एक। एक बन रहा था, ठीक है। अब होता क्या, हम इसको मिनिमम की तरफ मूव करते वक्त कि हम कहते हैं कि हम एक को एक पे मूव करें, तो हम यहाँ पे कर सकते थे, इसको यहाँ पे मूव करते, लेकिन इसके साथ क्या होता, अगली बार एक पे फिर से उठाते, फिर इधर आ जाता। फिर आ जाता, तो नेक्स्ट दफ़ा फिर हमें कोई और चेंज करना पड़ता, फिर हम इसको मूव करते। अब एक्चुअल होता क्या है कि हमने जिस पोजीशन पे मौजूद हैं उससे लोअर पे जाना। अब इधर से मूव करते हैं तो हमें लोअर नहीं मिल रहा, वन से नीचे नहीं मिल रहा, लेकिन इसको मूव कर रहे हैं तो हमें वन से नीचे एक जगह मिल रही। तो इसको अगर हम एक आध दफ़ा मूव करने के बाद दूसरे को भी टेस्ट आउट करते हैं तो हमें जीरो पोजीशन मिल जाती है, तो ये हमारा रिजल्ट इंप्रूव कर देती है। सही लेकिन है सर। चीज़ वही है, चीज़ यहाँ पे यही है कि टोटली बुरी असाइनमेंट से अच्छी असाइनमेंट की तरफ मूव करना है, इनमें से एक एक वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। सही है सर। ओके सर, थैंक यू बैक सर। बैक ट्रैकिंग में हमने क्या किया था, हमने पार्शल असाइनमेंट की थी। पार्शल असाइनमेंट क्या है, एक वक्त में एक असाइन करें, फिर दूसरा प्लेस करते वक्त चेक करते रहें कि उसके साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, और फिर इसी तरीके से एक एक एक्स्ट्रा अप्लाई करते जाएं, देखते जाएं उसकी जगह कौन सी वाली प्रॉपर बनेगी। अब बज़ाहिर ये मेथड बहुत अच्छा, बहुत आसान और फास्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इसके भी हमारे पास इश्यूज हैं, और वो इश्यूज क्या रिप्रेजेंट किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे पास इस रेशियो के ऊपर कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो कितनी तेज़ी से आएगा। अब अगर हमारे पास, हम इसको देख रहे हैं, हमारे पास एक साइड पे ये वैल्यू आर वैल्यू हमारे पास मूव कर रही है, आर वैल्यू हमारे पास स्मॉल कब होगी, आर वैल्यू हमारे पास स्मॉल कब होगी, जी बताएं आप लोगों में से कोई एक। स्मॉल वैल्यू ये कब होगी और सर लार्ज वैल्यू? जब डिनोमिनेटर जब बड़ा कोई वेरिएबल बड़ा ज्यादा हो। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बहुत लार्ज वैल्यू होगी तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो है स्मॉल होगा। अगर ये स्मॉल होगा, ये कंस्ट्रेंट कम हो, वेरिएबल ज़्यादा हो, तो हमारे पास असाइनमेंट बहुत आसान है, बहुत थोड़ी शर्तों के साथ हमने पूरी असाइनमेंट कर दी, तो हम इस रीजन में। ऑपोजिट क्या है कि कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत थोड़े हैं, तब भी हमारे पास क्या है, हम इस रीजन के अंदर आ गए। अब इशू क्या है, जब ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो तकरीबन बराबर होने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या है, हम इस पोजीशन पे। और इस केस में क्या है कि हमारे पास टाइम जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो हमें हर सूरत में ये देखना है कि हम किस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। अब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जब हम असाइनमेंट्स और नंबर ऑफ वेरिएबल और कंस्ट्रेंट बराबर तादाद में हैं, तो
बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम कंज्यूम हो रहा है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब भी। सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स आप एक इनफाइनाइट लूप के अंदर मौजूद हैं, जो आप वेरिएबल बेशक जगह चेंज करते रहें, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो कभी डिक्रीज होकर जीरो की तरफ नहीं पहुंचेंगे, और नतीजा क्या होगा, आप मुसलसल बस हिट एंड ट्रायल करते चले जा रहे हैं और रिजल्ट कभी भी नहीं आ रहा। अगर हम पिछले एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास इस वाले केस के अंदर कितने कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स है और कितनी कंस्ट्रेंट, आप लोगों में से बता सकते हैं इधर हमारे पास कितनी कंस्ट्रेंट्स हैं और कितने वेरिएबल्स हैं? तो ये वेरिएबल बताए। 5 है सर। 5 बिल्कुल, वेरिएबल्स हैं और 4 कांस्टेंट्स आएंगे। फोर फोर मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स। फोर मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस वक्त मैक्सिमम के साथ बैठे हैं हम लोग। ठीक है, कि एक वक्त में एक मिनिमम जो है वो हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ा सा कम टाइम के अंदर इस रीजन के अंदर अगर देखें, इस रीजन के अंदर कहीं कंप्लीट और काम करें। अगर इससे भी कम होते हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, तो हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप बढ़ा दें तो हमारे पास प्रॉब्लम्स और सॉल्व होना शुरू हो जाएगा जल्दी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डायमेंशन बढ़ा दें, नंबर ऑफ क्वीन सेम रहने दें, और बोर्ड का साइज इंक्रीज कर दें, बोर्ड का साइज इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा कि आपके पास प्लेस करने की पोजीशंस और बढ़ जाएंगी। पोजीशन इंक्रीज करेंगी तो खाली ब्लैंक पोजीशंस जो हैं आपके पास ज़्यादा होंगी, बहुत तेज़ी से आप उनको असाइन आउट कर सकेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन लोकल सर्च के एल्गोरिदम्स हैं उसको एक्सक्यूज मी देखते हैं। सर। जी पूछें। सर ये वेरिएबल की जो डोमेन वैल्यूज होती हैं उन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इसकी? दोबारा पूछिएगा। वेरिएबल्स जहाँ पे हमने बात की ना कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स, क्या इसमें वेरिएबल्स की जो डोमेन होती है उनमें जो वैल्यूज होती हैं उस पे कोई डिपेंडेंसी होती है अगर वो वैल्यू ज्यादा या कम हो? ज़्यादा या कम हो, देखिए अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल्स डोमेन्स की तादाद बराबर होने लगी है वेरिएबल्स के, तो हम हर एक को एक एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हमें कोई मसला भी नहीं होगा। आपके पास डोमेन में 4 वैल्यू हैं और वेरिएबल्स भी आपके पास 4 हैं, तो आप सबको एक एक अलग वैल्यू दे सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं। मसला आपको तब आ रहा है जब डोमेन्स की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास कम है, उसकी वजह से कंस्ट्रेंट आपके पास जनरेट हुई है। आपके पास सिर्फ तीन कलर थे, स्टेट्स आपके पास ज़्यादा थी, तब आपको मुश्किल हुई उसको बनाने में कि हम किस तरीके से कलर करें। अगर यस सर। सात अगर 7 स्टेट्स होती और 7 ही कलर होते, तो हर एक को आराम से एक एक कलर प्रोवाइड कर देते और कोई मसला ही ना होता। ठीक है। और यस सर। सर अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हमारा, अगर अभी देख लें क्वींस प्रॉब्लम है, उसमें अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा देते हैं तो हमारा सोल्यूशन तो सिंपल नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेट सपोज 5 से 6 कर देते हैं फिर तो हमारे पास सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता और हमारे पास सोल्यूशन, आर की वैल्यू छोटी ही हो रही है। और फिर वो रीज़न ये आ रही है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ और कंस्ट्रेंट अगर हम देखें तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, डायगनल में नहीं होना चाहिए, उसको हाँ रो में नहीं होना चाहिए, उसको कॉलम में नहीं होना चाहिए। यही इश्यूज है ना हमारे पास। यस सर। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, और हमने इसको मजीद नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स दोनों डायगोनल्स केस में वो इंक्रीज होती चली जा रही है। जो यस आर्क्स सर। जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अब हम किसी भी पॉइंट पे रखते हैं, कंस्ट्रेंट मौजूद है, कंस्ट्रेंट हमारे पास मौजूद है, तो उसका नतीजा क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास कोई ब्लैंक जगह ऐसी आती ही नहीं जहां कंस्ट्रेंट की तादाद ज़ीरो हो जाए, तो यस सर। कोई भी असाइनमेंट जो है वो हमारी अच्छी नहीं हो सकती। और नतीजा क्या है, हम इस लूप के अंदर पहुंचते चले जा रहे हैं। इस लूप में क्या यस मुसलसल सर। मुसलसल ट्राई कर रहे हैं, मुसलसल एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ टच आउट कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा। तो हमें दो मेथड्स हैं, या तो हम इनफाइनाइट टाइम के लिए उसे चलाते रहने दें, या हम उसे किसी एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर दें। ठीक है, ओके इसी सर। इसी बेस के ऊपर हमारा अगला काम स्टार्ट हुआ, जिसको नाम दिया गया है लोकल सर्च का। ये हमारा एजेंट है,
हमने ये देखना था, जैसे अभी क्वीन प्रॉब्लम में था कि जब तक वैल्यूज इंप्रूव कर रही हैं तब तक हम काम करने दें। जैसे ही हम देखें अब इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं आ रही, अब हमारे पास कोई चांस, हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम डाउनवर्ड ही जा रहे हैं, ठीक है, हमारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा, तो काम को स्टॉप कर दें। इस आइडिया को लेके हमारे पास क्या चीज बनी है, लोकल सर्च। लोकल सर्च इस तरीके से है कि हम एक हिल मूव कर रहे हैं, ब्लाइंडली है, हम सिर्फ अपने कदम की बेस पे देख के चल सकते हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे पाँव जो हैं वो हमें बार बार हमें यही सिग्नल दे रहे हैं कि हमारा डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड की तरफ है या गुड रिजल्ट की तरफ है, दैट्स गुड, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और अगर हमारा पाउंड जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, इट मीन्स वी आर गोइंग इन द बैड डायरेक्शन। जैसे अभी पिछले हमने केस में कहा कि हमने क्वींस की तादाद इंक्रीज कर दी, अब हम बार बार वेरिएबल्स को चेंज करके चेक करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, देन व्हाट शुड वी डू। तो वो हमारे पास केस ये है कि हम ये समझते हैं कि हम किसी एक मैक्सिमा के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास कंसेप्ट यहाँ क्या है, मैक्सिमा का या मिनिमम का। हम यहाँ अपर की बात कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं कि अब हम एक मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, इससे आगे स्लोप ही है, देन व्हाट शुड वी डू। तो इस मेथड के तहत कि अब हमारे पास मजीद हम टाइम ज़ाया ना करें, वी शुड स्टॉप है। तो लोकल सर्च आपके पास क्या करेगी, इस पॉइंट के ऊपर एजेंट को स्टॉप करवा देंगे। हालांकि हमने पहुंचना जो था वो सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंचना था, लेकिन क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं इसको, हमें नहीं मालूम कि इस स्लोप के बाद हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम सिर्फ अपने पाँव की तरफ देख रहे हैं, हमें रैंडमली चीज़ें सेलेक्ट आउट कर रहे थे। तो क्या हुआ, अब जैसे ही स्लोप आना शुरू हुई हमें रिजल्ट मिलना बंद हो गए थे जिस एरिया के अंदर, और रिजल्ट ख़राब मिल रहे थे, तो हमने ख़राब रिजल्ट्स को पिक नहीं किया, और उनको पिक नहीं करते हैं तो हमारा काम रुक जाएगा। तो हम इधर हम क्या बात खास जो करेंगे वो चीज़ ये है कि हमारे पास फ्रिंजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। फ्रिंजेस अवेलेबल थी तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हम एक जगह से स्टॉप रुकते थे तो हमें मालूम था हम किसी और डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, हमारे पास बकेट के अंदर चीज़ें और भी अवेलेबल हैं, और बकेट में अवेलेबल हैं तो उनको भी टेस्ट कर लें, हो सकता है उधर से आंसर जो है वो ठीक निकल रहा हो। यहाँ हम सिंपल एक ही ऑप्शन लेके चलते हैं, इम्प्रूव करो जब तक हो सकता है, अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा तो रुक जाओ। बकेट में हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा रखा हुआ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ओके, नो सर, नो नो सर। सर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं इसकी बात लोकल सर्च की, तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास निस्बतन बहुत फास्ट है, तो बहुत तेज़ी से इसने अपने आप को कंप्लीट करके फिनिश कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम वही ये है कि हम जो है, जो जहाँ जब एल्गोरिथम स्टॉप हुआ है तो हम इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, इधर हैं या इधर हैं हमें नहीं मालूम, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो अब वो स्टॉप जहाँ पे भी होगा वहाँ कोई ना कोई मैक्सिमा तो मौजूद है, लेकिन क्या वो पूरे प्रॉब्लम का मैक्सिमा है या नहीं है ये हम नहीं जान सकते। तो इस वजह से ये रिजल्ट जो है फास्ट तो बहुत है, लेकिन फुल रिजल्ट आपको नहीं ला के देगा। ग्लोबल रिजल्ट जो है, ग्लोबल ऑप्टिमा जो है वो आपको रिजल्ट नहीं प्रोवाइड आउट करेगा। बहुत अच्छा सिनेरियो है, तब तो हमारा केस बहुत अच्छे तरीके से आएगा। एक ही पॉइंट मौजूद था जिधर हम जा सकते थे, अगर सिंपल एक ही स्लोप हमारे पास मौजूद होती कि हमने यहाँ से मूव करते जाना था, और हमें मालूम है कि हर दफ़ा पाउंड जो हमारे पास मूव कर रहा है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ जाके हम नीचे जाते हैं तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद हैं। लेकिन हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में देखा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रेंजेस मौजूद हैं, और दरमियान में सिर्फ एक होता है जो सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट पीक मौजूद है। तो प्रोग्राम जो है वो किसी एक जो भी पहली मिल जाती है उसको पीक, उसके ऊपर स्टॉप कर देता है। फास्ट बट नॉट ऑप्टिमल। अब जब हमने कहा कि ये इनिशियली में रुक जाता है तो कंप्लीट भी नहीं हुआ क्योंकि इसने सारा नहीं देखा, और वो
फ्रिंजेस बकेट मौजूद थी, तब हमारे पास चांस था हम सारा का सारा ट्री भी सर्च आउट कर सकते थे, सारी ऑप्शंस चेक कर सकते थे। अब जब हम सारी भी नहीं सर्च कर रहे हैं, सिर्फ जब तक देख रहे हैं जब तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाए तब हमने स्टॉप करना है, तो कंप्लीटनेस भी जो है वो नहीं हो सकेगी। जब कंप्लीटनेस नहीं है तो ऑप्टिमैलिटी भी हमारे पास नहीं आ सकती। सर जी जी। सर ऑप्टिमैलिटी हमारी पाथ पे डिपेंड कर रही है या हमारे गोल पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि गोल तो हम अचीव कर रहे हैं। हम गोल अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो गोल क्या है? वो सब ऑप्टिमल रिजल्ट है। पीक तो हासिल कर रहे हैं हम, लेकिन वो ये वाली पीक नहीं थी जिसको हम हासिल करना चाह रहे थे। अब दो गोल मौजूद हैं, एक ये गोल मौजूद है और एक ये गोल मौजूद है। अगर तो हमारे पास ज़्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती तो मुझे मालूम होता इसके बाद काफ़ी देर के बाद मैंने दोबारा अप टिल मूव करना है, लेकिन क्योंकि मैं सामने नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पाँव की तरफ देख रहा हूँ। जब मूव कर रहा हूँ एज एन एजेंट मूव कर रहा हूँ तो मैंने सामने नहीं देख रहा, सिर्फ पाँव की तरफ देख रहा हूँ। और मूव करते हुए मैंने देखा इसके बाद मुसलसल डाउन हिल, मैं एक हाईएस्ट पीक पर पहुँच चुका हूँ। तो व्हाट आई डिड, आई स्टॉप। अगर मैं स्टॉप ना करता तो देयर इज अ चांस कि मैं यहाँ से मूव करता हुआ टॉप हिल तक पहुँच जाता। सर इसका मतलब है कि जो हमारे पास शॉर्ट हिल है और टॉप हिल है, दोनों पर हमारे कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। हो रहे हैं, दोनों पे हो रहे हैं, लेकिन इधर ये है कि मिनिमम रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका हाईएस्ट था कि इसको मिनिमम करते वक्त 0 तक लेके जाए, लेकिन एक रिजल्ट आ रहा था बार बार कि 1 के बाद आंसर आना ख़त्म हो गया। आपने 0 को अचीव करने की जगह आपने कहा 1 से नीचे रिजल्ट नहीं आ सकता, आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। आपने कहा मिनिमम जो रिजल्ट अचीव हो सकता है हाईएस्ट से स्टार्ट करते वक्त वो मूव करते आए तो 1 तक हो सकता है, 1 से नीचे नहीं जाए। यस ठीक सर। है, मेन टारगेट था कि हम मिनिमम करते हुए उसे 0 तक ले आए, लेकिन हम 1 पे आके स्टक हो गए। उससे नीचे कोई कंस्ट्रेंट हमें नहीं मिल रही कि हम 0 कंस्ट्रेंट कर सकें। हमने कहा इधर तक आंसर आ सकता है, इसके बाद आंसर नहीं आ सकता, हालांकि एक्चुअल आंसर मौजूद था। ओके तो सर, थैंक यू सर। ये हम ये हमारे पास सब ऑप्टिमल है, ये हमारे पास मेन ऑप्टिमल था। ओके सर। क्योंकि हम इस पॉइंट पे ही रुक गए थे, हालांकि ये भी हमारे पास टॉप ऑफ द हिल है, लेकिन हमारे पास मेन गोल नहीं था, तो हमने उसको कह दिया कि ये हमारे पास सब ऑप्टिमल रिजल्ट। असल में मैं सर इसे स्पेसिफिक गोल्स के साथ रिलेट कर था, जैसे हमारे पास 8 पजल गेम में होता है कि एक स्पेसिफिक गोल होता है। अब समझ आ गई है सर। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये करना है कि हमारे पास कितना मिनिमम हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट इस तरीके से, हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, हम और उस फंक्शन की हम लोएस्ट तरीन वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है वो लोएस्ट तरीन वैल्यू हमारे पास आ क्या सकती है, तो हम उसको मुसलसल ट्राई आउट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में भी कि हम चाहते हैं कि गोल एग्जिस्ट करता है या नहीं। जब हमारे पास ब्लाइंड सर्च और इन्फॉर्म सर्च हमारे पास मौजूद थी, तब हमने कहा था गोल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उधर तक पहुंचने का पाथ क्या है। सोल्यूशन हमारा क्या था, पाथ था। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन में हमारा था क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अब हमने मजीद उसको ये कर दिया है कि हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है हम उसको कितना डिक्रीज कर सकते हैं। बेशक हमें ना मिले, बेशक हमें फाइनल गोल ना मिले, हम कितना डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फंक्शन किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको हमने हासिल करना है, उसको देखना है हम उसमें से वैल्यूज कितनी हासिल कर सकते हैं, कि हाईएस्ट पीक हासिल करना है। हमने 6000 की बुलंदी तक जा सकते हैं या 2000 की बुलंदी तक जा सकते हैं। क्लियर हो गई चीज, यस आइडिया सर, बिल्कुल। क्लियर हो गई है। यस यस ठीक सर। है, सर, क्लियर। जहन में जो आपने चीज रखनी है वो यही है, इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च जब थी तब हमने हमारा सोल्यूशन जो था वो पाथ था। जब हमारे पास कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम था तब हमने अंडर गिवन कंस्ट्रेंट गोल को फाइंड आउट करना था। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि गोल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन गोल की वैल्यू क्या होगी, हम किधर तक मैक्सिमम जा सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि एक्चुअल गोल की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी। अगर तो मालूम है हम उसके साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं, हम एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं और हमें ये देखना है कि हम ने सबसे हाईएस्ट पहाड़ी तक जाना है। हम मुसलसल मूव करते गए,
जहाँ तक हम मूव कर सके हम बस यही कहते हैं, हम जिस पीक तक पहुंचे हैं यही इस पूरे एरिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक। अब इधर हम देखें तो हमारे पास वही प्रॉब्लम जो है, इसमें मल्टीपल पीक्स हैं। एक पीक यहाँ पे मौजूद है, एक पीक यहाँ मौजूद है, यहाँ कुछ प्लेट्यू टाइप की एरिया मौजूद है जिसमें स्ट्रेट लाइन हमारे सामने बन रही है। हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं तो हम दो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अप जा सकते हैं या डाउन जा सकते हैं। हम ग्रीडी की तरह बहुत ज़्यादा हम इस तरफ हमारी लालच है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड की तरफ मूव करना है, हमने डाउनवर्ड जाके फिर अपवर्ड पे मूव नहीं करना, क्योंकि नंबर वन हम कहीं और देख नहीं सकते, हमारे पास एक्शन सिर्फ ये अपवर्ड या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पे हमारा रिजल्ट ख़राब हो रहा है तो हम कहते हैं सिर्फ इस साइड पे जाएंगे। तो यहाँ मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे, इधर से फिर हमारे पास हम दो ही जगह जा सकते थे, इस साइड पे या इस डायरेक्शन में। इस दोनों साइड पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन है, किसी साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन नहीं है, तो हम ये कह देते हैं कि बस हम एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गए हैं और यही हमारे पास रिजल्ट है। इससे दोनों साइड में हम जाते हैं तो रिजल्ट ख़राब हो जाता है। प्लेटियो में वही प्रॉब्लम है कि अप मूव किया, अब हम स्ट्रेट हो गए हैं, डाउनवर्ड या इस साइड पे मूव नहीं कर रहे हो, मुसलसल पाथ जो है एक ही तरह की वैल्यू आ रही है। इस पे भी अजम्पशन यही ले ली जाती है कि हम एक हाईएस्ट जगह पे पहुंच गए हैं, उसके बाद वैल्यू रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर रही, तो भी क्या हो रहा है, रिजल्ट स्टॉप कर रहे हैं। ये शोल्डर्स या फ्लैट लोकल मैक्सिमम दोनों यही चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ी के साथ जो भी करीब तरीन हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँचा देता है। नुकसान कि अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे भी एक और जगह भी मौजूद है जहाँ इससे अच्छा रिजल्ट मौजूद था, हम उधर भी जा सकते थे। अब ये अगर आप लोगों ने वीडियो देखी थी तो मुझे इनमें से बताएंगे अगर इनके आंसर्स क्या हैं, कौन बताना पसंद करेगा? अगर एक्स पे मौजूद हैं तो हम कहाँ तक एंड करेंगे? सर बी पे। बी पे। और कोई और बताए कि इधर बी पे रुकने की वजह क्या बनी? सर क्योंकि आगे से सर हम क्योंकि नीचे ही बाद जा में रहे फिर हैं। नीचे आ रहे। बिल्कुल, हमने सिर्फ ये देखना था कि ऊपर जाना हो। यस अगर सर। हम इस जी पॉइंट पे हैं फिर क्या करेंगे? सर ई पर आके रुक जाएंगे इसलिए अगर कि इस तरह। हम वापसी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इधर से रिजल्ट जो है इम्प्रूव कर रहा है, इस साइड पे यही है कि वो बिल्कुल जीरो पे आ गया। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से हम मूव करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, फिर दोबारा डाउन हो रहा है तो हमने स्टॉप जो करना है वो ई के ऊपर स्टॉप करना है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सिमुलेटेड एनीलिंग। सिमुलेटेड एनीलिंग से पहले मैं एक और चीज डिस्कस कर लूं, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम वॉक। रैंडम वॉक के अंदर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने कहा है कि हमारे पास जितने भी सक्सेसर्स मौजूद हैं एक पॉइंट से स्टार्ट करते वक्त, हमने लाजमी नहीं किसी एक उनमें से सबसे बेस्ट सेलेक्ट करना है, हम किसी एक को भी सिलेक्ट करें और जस्ट कीप ऑन मूविंग। जब हम बार बार मूव करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम तक मूव करेंगे तो हम पूरे एरिया को या जितनी उसमें ट्री था, जितनी जगह हो सकती थी, सारे को हम मूव कर लेंगे, सारी जगह को विजिट कर लेंगे। और जब हम सारी जगह को विजिट कर चुके हों तो हम एंड पे बता सकते हैं कि हमने जो विजिट किए थे उनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी थी। नुकसान का क्या हो सकता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम तमाम का तमाम एरिया, तमाम स्टेट स्पेस को सर्च आउट कर रहे हैं, तो हमारा टाइम जो है वो एक्सट्रीमली ज़्यादा लगना है। और दूसरा, हम कोई किसी भी मेथडोलॉजी के तहत ह्यूरिस्टिक के साथ नहीं जा रहे। हमने बस यही कहा था कि हमने जस्ट रैंडमली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते रहना है। तो हम जब बहुत दफ़ा घूमेंगे तो हम देखेंगे कि हमें मालूम हो जाएंगे किस एरियाज के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है। उस आइडिया, क्योंकि वो स्लो बहुत ज़्यादा है, उस आइडिया को जो है हिल क्लाइंबिंग के साथ एडजस्ट किया टू मेक हिल क्लाइंबिंग अ बेटर स्लिप। तो उसका नाम रखा गया है सिमुलेटेड एनीलिंग। अब सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर क्या चीज़ परफॉर्म की जा रही है कि हमने कुछ वैल्यूज़ हिल क्लाइंबिंग को एक्स्ट्रा प्रोवाइड की।
और वो क्या है हमारे पास कि हमने इसके अंदर एक और टर्म यूज की है टेम्परेचर की, कि स्टार्ट में हमने टेम्परेचर हाई रखना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बैड सॉल्यूशंस को भी एक्सेप्ट करना है। मींस के स्टार्ट में हम हिल पे जा रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे थे, तो हमने कहा था ये बैड सॉल्यूशन है इसलिए डाउनवर्ड जा रहे हैं, गुड सॉल्यूशन मीन अपवर्ड जा रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हाई हो, यानी हमारे में ताकत अभी है मूव करने की, तो थोड़े से चलें, थोड़ा सा डाउनवर्ड जा के देख लें, हो सकता है उससे आगे वैल्यूज जो है दोबारा इंप्रूव कर दें। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर की बेस के ऊपर बैड रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की ऑप्शन दे। फिर हमने कहा कि अब जितना हम आगे मूव करेंगे, बैड सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट भी करेंगे, तो हमने इस टेम्परेचर को डिक्रीज करना कि वक्त के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, हमारी ताकत जो है कि मूव करने की वो कम होती जा रही है, हम स्लो पड़ते जाएंगे। शुरू में हम बहुत सारे जो बैड सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद हम ज़्यादा बैड सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फिर उस एंड पे जिधर तक हाईएस्ट हम पहुंच चुके हैं उसको हम हाईएस्ट डिक्लेयर करके स्टॉप कर दें। कि हमने अपने स्टार्ट में खास एक पावर प्रोवाइड आउट की है, उस पावर को विद प्रोबेबिलिटी हम डिक्रीज करते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि ये रैंडम वॉक से श्रिंक होके वापस हिल क्लाइंब की तरफ आ जाए। रैंडम था, रैंडम है कि हमने किसी भी जगह मूव करें, अच्छा है या बुरा है, हम जस्ट उसको मूव करते रहे। ये हमारे पास है कि स्टार्ट में हम थोड़ा सा रैंडम की तरफ मूव करें, जब हमारे पास ताकत ज़्यादा है तो हम बहुत सारी पहाड़ियों पे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जब थकना शुरू हो जाए तब हम सिर्फ ऊपर की तरफ जाए और फिर रुक जाए। जब हमारे पास मजीद चलने की ताकत नहीं रहेगी तब हम इस पॉइंट के ऊपर किसी एक पॉइंट पर आके स्टॉप करें। अब देखिए इसके अंदर इसने कैसे इसको प्रोवाइड आउट किया कि टेम्परेचर के साथ, कि सबसे पहले एक नोड या पिक आउट किया है, तो उसके चिल्ड्रंस में से किसी बेस्ट को सिलेक्ट नहीं किया, उसने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद उसने उनकी प्रोबेबिलिटीज को या उसकी एनर्जी के अंदर चेंज को चेकआउट किया कि अभी हमारे पास रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होने की कर रहा है या हमारे पास रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा। अगर तो एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है रिजल्ट गुड की साइड पे जा रहा है। रिजल्ट गुड हो रहा है, ठीक है, हमने जस्ट मूव करते चले जाना है। अगर रिजल्ट गुड मूव नहीं कर रहा तब हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर नया एक करंट, जो भी उसमें से जो बुरे रिजल्ट से उनमें से जो कोई एक पिक कर लेना है प्रोबेबिलिटी की बेस पे कि हम रैंडमली बैड रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर क्लियर। ठीक है, तो आइडिया हमारे पास यही है, एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, इस प्रोबेबिलिटी का डिपेंडेंस, उस प्रोबेबिलिटी की डिपेंडेंस जो है वो हमारे पास टेम्परेचर पे होनी चाहिए, कि हमने इस टेम्परेचर की बेस पे स्टार्ट में जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो बैड रिजल्ट है उसको भी एक्सेप्ट करना है, हम मूव कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हाँ प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी तो बैड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कम हो जाएगी और हमने स्टॉप करते चले जाना है। तो इसका आइडिया सिंपल वही है कि स्टार्ट में ये रैंडम वॉक करता है, रैंडम वॉक के स्टाइल में मूव करेगा, और फिर स्लोली हमने टेम्परेचर की बेस पे इसको क्या करना शुरू किया कि इसको हिल क्लाइंबिंग में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और जब ये बिल्कुल टेम्परेचर ख़त्म हो गया तो फिर ये सिंपल हिल क्लाइंबिंग के अंदर आ गया। अब ये एल्गोरिदम जो है इसको हम कहते हैं कि थ्योरेटिकली जो है ये हर सूरत में ऑप्टिमल रिजल्ट लेके आएगा। अब वो ऑप्टिमल रिजल्ट वो क्यों लेके आएगा, क्योंकि वो एक रैंडम वॉक की तरह स्टार्ट में मूव करेगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हम ये देखें
तो ये लूप जो एग्जीक्यूट हो रही है ये इनफाइनाइट तक हो रही है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा दफ़ा चलने की ऑप्शन दे रहे हैं तो क्या है, हमने बहुत सारे रॉन्ग रिजल्ट्स को भी जंप करने दिया, जो वहाँ से रॉन्ग रिजल्ट भी एक्सेप्ट किए हैं, उस पे नीचे भी गए हैं, देन फॉरवर्ड मूव करके हम इम्प्रूव अपने रिजल्ट्स को भी इम्प्रूव करते गए और स्केड्यूल इम्प्रूव करते यार। कुछ देर के बाद हमने इस टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं। शुरू में हमने कहा बहुत दफ़ा करना है। अगर हमारा टेम्परेचर को कम करने की स्केड्यूल जो है वो बहुत ही स्लो है तो ये बहुत ज़्यादा रैंडम वॉक की तरह होगा और एट द एंड ये जाके ढूंढ ही लेगा रैंडम वॉक की तरह। लेकिन जितनी जल्दी हम वो फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये टोटल कंप्लीट से हमारे पास फिर दोबारा सब ऑप्टिमल रिजल्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर होगी ये चीज़? अच्छा, अब यहाँ से मुझे एक यस और सर। चीज़ आई कि हम यहाँ से हमारे पास एक ध्यान में चीज़ और आई जो हम लोकल सर्च के ये हिल क्लाइंबिंग के साथ परफॉर्म करते हैं कि हिल क्लाइंबिंग जो है वो हमारे पास हमने सिंपल एक एजेंट के साथ काम कर रहे थे। एक एजेंट के साथ काम कर रहे थे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने रैंडमली रखा, वो यहाँ भी आ सकता था, वो यहाँ भी आ सकता था, वो इस पॉइंट पे भी आ सकता था। तो किया क्या जाता है, इसको मल्टीपल रीस्टार्ट किया जाता है कि 100 दफ़ा इसको चला लिया और रैंडमली उसकी पोजीशन जो है, स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो चेंज करते रहे। तो कभी वो यहाँ स्टार्ट हुआ, कभी वो यहाँ, और कभी वो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ। फिर उन सारों में से जो बेस्ट रिजल्ट था उसको पिक करके प्रेजेंट करेंगे। तो वो भी हम कोशिश इसी तरीके से परफॉर्म करा रहे हैं कि जैसे हमने इस सिमुलेटेड एनीलिंग में किया कि हमने शुरू में बहुत ज़्यादा जर्क्स को अलाउ किया और एंड पे जाके उसे स्मूथ करना शुरू कर दिया कि शुरू में वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बैड वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता जाए, लेकिन एंड पे स्लोली जो है वो स्मूथ होता जाए, सिर्फ अपवर्ड की तरफ जाए। तो ये काम जो है वो वापस हमने मल्टीपल रीस्टार्ट के तहत भी हिल क्लाइंबिंग को परफॉर्म कर सकते हैं कि आप एक वक्त में सिर्फ एक दफ़ा रिजल्ट आंसर आ जाए तो सेटिस्फाई ना हो, इसको 100 टाइम या 500 टाइम या 1000 टाइम इसको आप बार बार चलाते हैं मुख्तलिफ स्टार्टिंग पोजीशन से और फिर देखते हैं कि उनमें से सबसे अच्छा रिजल्ट किससे प्रोवाइड किया है या एवरेज रिजल्ट हमारे पास क्या है, मोस्टली सबसे बेस्ट रिजल्ट लेते हैं। तो जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो कौन सा वाला है, उसका आंसर जो है वो प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। तो ये विद हिल क्लाइंबिंग विद मल्टीपल रीस्टार्ट हमारे पास हो जाता है। ये भी सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन के मुकाबले में बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमने जो यस सर। नेक्स्ट लैब में जो परफॉर्म करना है वो हम एक फंक्शन बनाएंगे, मैथमेटिक्स का फंक्शन होगा, उसके तहत हमने सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम को परफॉर्म करना है और फिर देखना है कि हमारा रिजल्ट मिनिमम वैल्यू कैसे हासिल करने की कोशिश करता है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन मौजूद हो और रिजल्ट एग्जीक्यूट सिमुलेटेड एनीलिंग की तरह हो तो सबसे अच्छा रिजल्ट वो किस तरीके से पिक करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अगर हम एक तरीका ऐसे रख लें कि हम जितना हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब जितने हम गुड रिजल्ट्स अचीव करें और बैड रिजल्ट्स अचीव करें, इसका हम कंपैरिजन करें। अगर लेट्स सपोज हमारे पास बैड रिजल्ट जो गुड रिजल्ट से ज्यादा हो गए तो फिर हम स्टॉप करें, क्योंकि हम अगर किसी भी स्लोप पर ऊपर जा रहे हैं, जितना हम ऊपर गए अगर उतना ही हम नीचे आते हैं और उसके बाद हमें रास्ते में कोई गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम रुक जाएं। ये काम सारे मल्टीपल रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग के अंदर भी लोगों ने किए, रैंडम वॉक के अंदर भी ये सारे अप्लाई आउट किए। तो अगर आप इनके वेरिएंट्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि अगर जितना आप फॉरवर्ड अप मूव किया था उतना जो है डाउनवर्ड भी चेक करके देख लें स्टॉप करने से पहले। अगला क्वेश्चन फिर हमेशा वही होता है, हम कितना स्टॉप करें, उस उतना स्टॉप करें। हो सकता है जैसे ही हमने स्टॉप किया उसके फ़ौरन बाद अपहिल स्टार्ट हो गई थी और लेकिन हम स्टॉप कर गए। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास इन सारे के अंदर जो लोकल सर्च है इसमें ये रहता है, क्यों हम सारे स्टेट्स को नहीं देख पा रहे, हम यस सर। सिर्फ उतना देख सकते हैं जो हमारे सामने अवेलेबल है। इसके यस बाद सर। ये हमारे हेरिस्टिक्स हैं,
हेरिस्टिक हैं कि हमने कितना स्टॉप करना है। हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचे थे, उसके बाद डाउनहिल था जो ओरिजिनल मेथड था, उसमें स्टॉप कर दिया। दूसरे वेरिएंट्स आप देखेंगे तो उसमें यही है कि जितना अप गए उतना डाउन कर दें, उसका हाफ देख लें, बिल्कुल टोटल रैंडम कर दें कि बस कभी ना कभी रिजल्ट आ ही जाएगा। आप उसको 6 दिन चला दें, 7 दिन चला दें, इनफाइनाइट टाइम तक चलाते रहें तो वो कहीं ना कहीं घूमते हुए वो हाईएस्ट वैल्यू पिक कर ही लेगा। यस उसको सर। टाइम बाउंड कर दें, या फिर उसके बाद सिमुलेटेड एनीलिंग बना दें कि वो पहले स्टार्ट में रैंडम हो, फिर रैंडम से कन्वर्ट कर जाए वो हिल क्लाइंबिंग। ठीक है, ताकि वो यस सर। रिजल्ट शुरू में वो बहुत सारी जगह मूव करके देख ले, उसके बाद उनमें से डिसाइड आउट करे कि अब इनमें से हमारे पास सबसे अच्छा है। सर लेकिन अगर हम स्टिमुलेटेड एनालिन को फिर देख लें तो वो हमारे पास लेट सपोज अगर उसने एक रैंडम वेरिएबल पिक किया और उसने कुछ जगह कवर की, और हमने एक और रैंडम वेरिएबल कुछ किया, उसने कुछ नई जगह भी कवर की लेकिन कुछ पुरानी जगह भी कवर की, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कोई फ्रिंज देखिए, भी मेंटेन नहीं कर रहे। सिमुलेटेड एनीलिंग में हम टाइम जा रहे हैं। ठीक है, सिमुलेटेड एनीलिंग में हम एक ही एजेंट है जो बस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो हमारे पास मल्टीपल रीस्टार्ट है उसमें हम रैंडमली डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। इधर हमने ये कहा कि इधर हमने कहा कि ए से हम स्टार्ट हुए, उसके बाद हमारे पास उसके चाइल्ड से बी, सी, डी एंड ई। अब उनमें से इन इन सारों में से हमने एक रैंडमली पिक करना। जब हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो इनमें से कोई एक पिक कर लिया, से मैंने सी को पिक किया। मैंने चेक किया कि सी का रिजल्ट जो है वो अपवर्ड है, रिजल्ट मुझे बेहतर दे रहा है। अगर तो वो मुझे रिजल्ट बेहतर दे रहा है, मैंने सी को पिक कर लिया। ठीक है, अगर मेरे पास रिजल्ट जो है वो खराब है, यानी मेरा डाउनवर्ड हिल है, तो अब मेरे पास आंसर ये है कि मैं सी को पिक करूं या ना करूं। मैंने इनको नहीं बकेट में डाला, मैंने इनको किसी को बकेट में नहीं डाला क्योंकि मेरे पास बकेट नहीं है। यस मेरे सर। पास सिर्फ मैंने इनमें से मैंने सिर्फ एक पिक किया था। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मैं इस सी के तहत आगे मूव करूं या ना करूं। तो डिसीजन किस बेस पे लिया मैंने? इस प्रोबेबिलिटी की बेस पे लिया कि यस सर। मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास टेम्परेचर ज़्यादा था, प्रोबेबिलिटी मेरे पास ज़्यादा है, तो ठीक है मैं मूव कर सकता हूँ, देन आई मूव। अगर मेरे पास टेम्परेचर कम हो गया, प्रोबेबिलिटी कम हो गई है और रिजल्ट भी बैड है, तब मैंने स्टॉप कर दिया। ओके सर। ठीक है, तो यस सर। और जहां हम पहुंचेंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है हम रुकते जा रहे हैं, रुक गए। और अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम इसके चाइल्ड उठा लिए, एफ जी से एच है, हमने रैंडमली एच पिक किया, उसको चेक किया कि यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आगे मूव करेंगे। नहीं कर सकते, फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी को चेक करें कि प्रोबेबिलिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी हमें क्या कहती है, मूव करें या ना करें। यस सर। इसको आसान अल्फाज में मैं इसको ये कहता हूँ कि हम स्टार्ट में बिल्कुल फ्रेश थे, हम अभी हमारे पास चलने की ताकत मौजूद थी, तो हम चल सकते हैं, तो ठीक है आगे चल के देखें। लेकिन हम जितना चलते जा रहे हैं हम उतना थकते भी जा रहे हैं, तो हमने स्लो डाउन होते जाना, तो हम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। फिर जितना ज़्यादा दफ़ा हम बैड रिजल्ट को पिक कर चुके होंगे तो हमारा रिजल्ट उतना ख़राब हो गया होगा, हम उतने ज़्यादा थक चुके होंगे, तो फिर हमने आगे जाके उसे पॉइंट को स्टॉप करें। अब जिस पॉइंट पर स्टॉप करेंगे तो उसमें यही है कि हम डिपेंड यही करेगा कि हम कितना मूव कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यस हम सर। बहुत स्लो हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया था, तो हम हो सकता है बहुत ज़्यादा जगह देख चुके हैं, तो हम बेहतरीन जगह पहुंच गए। बहुत जल्दी हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया था तो हम बहुत जल्दी थक गए थे और हम इनिशियली जो पीक थे उसी पे ही रुक गए। तो हमारे पास रिजल्ट इधर आइडियल केस के अंदर हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हमारा ये टेम्परेचर जो है जल्दी डिक्रीज आउट कर गया तो हम उसी हिल क्लाइंबिंग की तरह बहुत जल्दी किसी पॉइंट पे रुकते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। अब अगला एक और मेथड जो हमारे पास है वह है जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे जहन में रखने वाली हैं, वो हमारे पास है क्रॉस ओवर और म्यूटेशन।
अब इसमें तरीकाकार क्या करने का है कि हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हेरिस्टिक को यूज करना है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम या जो मेथड जो है या जो स्टेट जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, इसकी फिटनेस वैल्यू या हेरिस्टिक वैल्यू बहुत अच्छी आ रही है, उसको हमने अपने पास कैरी ऑन रखना है। और उसके मुकाबले में जो स्टेट जिसकी रिजल्ट खराब होता जा रहा है उसको कि अगर हमारे पास रिजल्ट आया, हमने हेरिस्टिक कैलकुलेट की और हमारा रिजल्ट खराब हो गया है और थ्रेश होल्ड से कम हो गया, थ्रेश होल्ड क्या हमारे पास फिटनेस वैल्यू है कि रिजल्ट हमारे पास मुसलसल इंक्रीज हो रहा था। हमने कहा था कि अगर 5 से जैसे क्वीन के हम अगेंस्ट में चेक कर रहे थे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंस्टेंट 5 हो गया है या 4 हो गया है, इससे कम है तो चले हम ट्राई आउट करें, इससे ज़्यादा हो जाए तो हमें उसे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिस्कार्ड करें, बाकियों को चेक करें। तो हमने इधर एक हेरिस्टिक को एक नया नाम दे दिया है फिटनेस का, कि हमने हेरिस्टिक चेक करनी है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आए हैं या हेरिस्टिक्स आए हैं, वो क्या फिटनेस पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। तो उसके लिए क्या हमने ये नंबर्स एक स्कोर कैलकुलेट आउट किया हुआ है, उस स्कोर की बेस पे हमने सिलेक्शन परफॉर्म करनी है कि नेक्स्ट आइटरेशन में हमने इनमें से कौन से सिलेक्ट करने, कौन से पेस को सिलेक्ट करना है और कौन से पेस को हमने सिलेक्ट नहीं करना। फिर हमने जिन पेयर्स को या पॉपुलेशन हम नाम देंगे उसको, हमने उनको सिलेक्ट किया तो एक पॉइंट के फोर्थ ऑफ ये 3 और 4th के दरमियान में, कि थर्ड एलिमेंट और 4th एलिमेंट के दरमियान से इसको कट आउट करें। कट आउट करने के बाद उनको रिप्लेस कर दें कि 327 और 48552 जो है वो इकट्ठे कर दें और 247 और 52411 ये दोबारा इकट्ठे कर दें। तो जो नई वैल्यू आए उनके ऊपर दोबारा से हम फिटनेस चेक करें। आइडिया हमारे पास इसके पीछे क्या है कि फिटेस्ट जो हैं वो सरवाइव करेंगे, उनके जो अगले कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो सरवाइव करेंगे, और जो बैड रिजल्ट्स होंगे वो इस फिटनेस फंक्शन के तहत अगला उनके चिल्ड्रन भी जो हैं वो मजीद बैड हो जाएंगे, तो वो डिस्कार्ड होना शुरू। ये हमारे पास स्टेप है क्रॉसओवर का, कि एक पॉइंट पे कट लगाया कि 3rd और 4th के दरमियान से कट लगाना है, उस कट लगाने के बाद उनको क्रॉसओवर कर देना। फिर प्रॉब्लम इसके बाद जनरेट ये होता है कि सेम एलिमेंट बार बार जनरेट होना शुरू होता है। ये वाली पॉपुलेशन इसको जनरेट कर रही होती है, ये वाली पॉपुलेशन इसको जनरेट कर रही है, तो एक सर्कल लूप टाइप जो है वो हमारे पास जनरेट होना शुरू हो जाता है। एक लूप है जो हमारे पास मुसलसल जनरेट होना शुरू होती है, और सारे फिटेस्ट हैं, सारे जो हैं उसे पॉपुलेशन में से निकालते चले, कि जो फिटनेस को पूरा नहीं कर रहा, थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं कर रहा, उनको आपने ड्रॉप करते गए। बाकी में एक पॉपुलेशन है जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही लेकिन वो मुसलसल घूम रही है, कि ए जो है वो बी को जनरेट कर रहे हैं और बी जो है वो ए को जनरेट कर रहे हैं। हम तो इससे बचने के लिए दूसरा पॉइंट जो लगाया गया वो है म्यूटेशन का, कि चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद भी अपनी वैल्यू रिप्लेस कर जाती हैं। कि जैसे हमारे पास ये केस है, यहाँ पे वैल्यू कोई भी थी, यहाँ की क्या वैल्यू 5 मौजूद थी, के साथ चेंज आउट कर दिया गया, फिर दोबारा से फिटनेस वैल्यू बनाई, अब ये एक नए चिल्ड्रन बन गए जो कि डिफरेंट हैं इनसे। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास ऑप्शन है कि हम फिर मजीद आगे टेस्ट आउट कर सकते। अगर हम इनके बावजूद भी सेम पॉपुलेशन के अंदर रह जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है हमारे पास सबसे बेस्ट है और ये सारे फिटनेस फंक्शन या कंस्ट्रेंट्स को जो है वो पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, दो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जेनेटिक एल्गोरिदम्स के अंदर, एक है क्रॉसओवर और एक है म्यूटेशन का। और क्रॉसओवर करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पॉपुलेशन में से एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, कुछ सैंपल सेलेक्ट करने पड़ते हैं और उन पर चेक करना है कि वो
कि वो फिटनेस के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, कि उनके रियलिस्टिक वैल्यू या उनके कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ठीक हमारी थ्रेशोल्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। अगर थ्रेशोल्ड के मुताबिक हैं तो इसका मतलब है कि इनके रास्ते से हम आगे मूव कर सकते हैं। जो बाकी जिनके रिजल्ट थ्रेशोल्ड से दूसरी साइड पे आ रहे हैं, तो वो हमारे पास बैड रिजल्ट्स हैं, उधर से अगर हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा खराब आएंगे। तो करने के लिए फिर दोबारा हमने उनके अंदर क्रॉसओवर किया कि हमने उनको आपस में मिक्स कर दिया, किसी एक पॉइंट से कट लगाया और उनको आपस में जोड़ दिया, और इसी बेस के ऊपर के जो अच्छे जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं जब वो मिक्स होंगे दूसरे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के साथ तो भी रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएगा। ये करने के बाद भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि लूप्स के साथ वो एक ही बार बार जनरेट हो रहे, बहुत जल्दी जनरेट होना शुरू। तो उससे बचने के लिए दूसरा कंसेप्ट म्यूटेशन का साथ में ऐड किया गया। म्यूटेशन हमारे पास क्या कर रहा है कि ठीक है यहाँ से हम आगे, लेकिन ये सैंपल साइज बहुत थोड़ा होना शुरू हो गया, तो हम रैंडमली उनमें से कुछ चेंज करें, उनकी बिट्स वैल्यूज या उनकी पोजीशन वैल्यूज हम उनको चेंज आउट करें और फिर टेस्ट आउट करें। नतीजा क्या होगा, कुछ नए चिल्ड्रन जनरेट होंगे, फिर दोबारा वो उनकी मदद से रिजल्ट अच्छे या बुरे होंगे, कुछ ड्रॉप्स होंगे और कुछ सैंपल्स के अंदर जनरेट होंगे। काफ़ी देर के बाद जब ये स्टेप बार बार दोबारा लूप में आएगा तब हम कह सकते हैं अब हमारे पास जितने सैंपल्स बचे हैं दे आर द बेस्ट वन, जिनके आंसर्स हमारे पास आ सकता है और यही हमारे पास सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। सेम इसी तरीके से जैसे एन क्वीन प्रॉब्लम के अंदर हम किसी एक पॉइंट से कट आउट कर रहे हैं और मिक्स किया इस पॉइंट को इन पॉइंट के साथ मैच आउट किया, तो हमने एक नई पॉपुलेशन जनरेट आउट कर दी और उस पे हमने क्या करने की कोशिश की कि अब क्या हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे जनरेट हो सकते हैं या अच्छे रिजल्ट हमारे पास जनरेट नहीं हो सकते। और अजम्पशन उसकी वही है कि अच्छे रिजल्ट जो है क्रॉस ओवर एंड म्यूटेट होने के बाद दोबारा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, और जितने बुरे रिजल्ट होंगे वो स्लोली हमारे पास ड्रॉप आउट करेंगे थ्रेशोल्ड की वजह से, और एट द एंड हमारे पास चंद एक पॉपुलेशन रहेगी जो बार बार खुद ही को जनरेट करेगी और फिर दोबारा भी वापस आ रहे हैं। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो हमारे पास रिजल्ट्स में से निकल जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर इसमें जो हम ग्रेडी की तरह मूव करते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्ट की तरह मूव करते हैं, मतलब कहीं से भी हम दो नोड्स हम ट्रांसफर्स करें उन्हीं में से हम जो हाईएस्ट फिटनेस होती है वो उठाते हैं, या पूरी कहीं से भी उठा सकते हैं? हम इस वक्त रैंडमली कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले रैंडमली सिलेक्ट किया, पिक किए उनको, हमने सर। चेक किया, हमने उनको चेक किया कि वो हमारे पास फिटनेस के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। फिर जितने हमने पिक किए थे उनमें से सिलेक्शन करनी है। मतलब यूनिफॉर्म कॉस्ट की तरह हो गया। बिल्कुल, कि आपने पहले ह्यूरिस्टिक बनाए, उनको चेक किया कि उनमें से कितने हमारे पास अच्छे हैं, उनको क्रॉस ओवर के लिए जाने दिए, जो फिटनेस पे पूरा नहीं उतरे उनको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो हमने इसी तरह सारे सैंपल मैक्सिमम देखने की कोशिश करनी है। तो ये एक्चुअली हम मेथड क्या करने की कोशिश करेंगे, हम पैरेलल में बहुत सारे ट्रीज देखें कि ये स्टेप एक पैरेलल में परफॉर्म हो रहा है और दूसरा एक और परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से हम आगे मूव करते जा सकते हैं। यस सर। स्टॉप उस वक्त करना है जब हमारे पास रिजल्ट बार बार सेम वही के वही वैल्यूज दोबारा आना शुरू हो, एक लूप के अंदर हम आते हैं। जल्दी से बचा लिया था हमने म्यूटेशन की वजह से कि हमने रैंडमली वैल्यू चेंज करना शुरू कर दी बीच में, लेकिन आइडिया वही रहा कि हमने एट द एंड वो उनको सर्वाइव रखना है, उन सॉल्यूशन को, उन आंसर्स को हमने सर्वाइव रखना है जो हमें अच्छा रिजल्ट है। अब देखिए स्टार्ट में यहाँ पे भी तमाम वैल्यू असाइन है, रैंडमली हमने सारे पोजीशन जो हैं वो असाइन कर दी, वन बाय वन असाइन नहीं कर रहे। ठीक है, वन बाय वन असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने पूरी की पूरी असाइनमेंट यहाँ पे कर दी, लेकिन ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो उनमें से हमने अच्छे जो 10-15 या उससे ज़्यादा हमने जनरेट आउट किए, उनमें से हमने जो फिटनेस पे पूरा उतर रहे थे उनको रखा, जो फिटनेस पे पूरा नहीं उतर रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया।
फिर जो फिटनेस पे पूरा उतर रहे थे उनसे हमने नेक्स्ट जनरेशन जो है वो जनरेट करी। तो हम यहाँ पे उसका टर्म यूज, लूप को हम जो टर्म यूज करेंगे वो है कि हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन है, कि एक जनरेशन वो म्यूटेट, वो क्रॉस ओवर और म्यूटेट होकर नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करेगी। और नेक्स्ट जनरेशन क्या दोबारा ये फिटनेस जो थ्रेशोल्ड है उस पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। और अगर वो बार बार वही दोबारा रिजल्ट आना शुरू हो जाए, इसका मीन कि हम यहाँ तक सबसे अपना बेस्ट रिजल्ट ला सकते थे, इसके बाद इससे अच्छा रिजल्ट हम नहीं ला सकते। तो उनमें से जितने हमारे पास गिवन है उनमें से जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो आप रिजल्ट प्रोवाइड कर दें। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने इस सिमुलेटेड एनीलिंग को करना है। मुझे दिन बता देंगे किस दिन हम करें इसको। सर इंशाल्लाह हफ्ते को करेंगे सर।